अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड जेंडर। अब जी हम पढ़ेंगे ये जो मुख्तलिफ इंग्लिशेस हैं इसके हवाले से और इनमें जेंडर का क्या रोल है वो। टॉपिक नंबर 199 वर्ल्ड इंग्लिशेस जेंडर एंड पावर पार्ट 1 मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। पावर की मैनिफेस्टेशन, उसका मुजाहिरा किन चीज़ों की बिना पर होता है, किन चीज़ों की बेस पर हो सकता है। आइडियोलॉजी की बेस पे हो सकता है, पॉलिटिक्स, इंपीरियल, लैंग्वेज, इकोनॉमी, नॉलेज, नेचर, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके बेस पे मैनिफेस्टेशन होती है पावर की। इंग्लिश की पावर क्या है? पावर ऑफ इंग्लिश इज़ इन आइडियोलॉजिकल, कल्चरल एंड एलिटिस्ट। इन तीन चीज़ों की बेस पे इंग्लिश की पावर है। ठीक है। पावर एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश। अब जी इंग्लिश, ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है इंग्लिश की, पूरा जहान इंग्लिश को जान रहा है, ये एक पावर ही हुई ना। तो ये किसके रिज़ल्ट में हुई? ये पावर उसके पास किसके रिज़ल्ट में आई? ये ग्लोबलाइजेशन किसके रिज़ल्ट में आई? तो जी आ रिज़ल्ट ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद इंग्लिश। ये जो लोग हैं इनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर बहुत ज़्यादा है जो कि ये इंग्लिश बोलते हैं। इस वजह से इसका ये रिज़ल्ट निकला कि दूसरे लोगों ने चाहा कि हम इस लैंग्वेज को सीखें, हम इन लोगों से कम्युनिकेट करें, हम इनके साथ राव रब्त बढ़ाएं, हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं इनसे राब्ते करके। ठीक है। इस वजह से वो ग्लोबलाइज्ड हो गई, उसके पास पावर इतनी ज़्यादा आ गई। इसके अलावा जी इंग्लिश की क्या पावर है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन्स में यूज़ होती है। आज हर जगह ही इंग्लिश चाहिए, हर किसी को ही इंग्लिश चाहिए। अब जॉब रिक्वायरमेंट में ये बहुत ज़रूरी हो गई है। तो मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट डोमेन्स में इसका बहुत अहम किरदार है, ये यूज़ होती है। इसके अलावा रोल्स एंड फंक्शंस इंग्लिश परफॉर्म्स। इंग्लिश बहुत सारे रोल्स और फंक्शंस परफॉर्म करने लग गई है, सबको पता है। मुझे नहीं लगता मुझे इसे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या इंग्लिश की आज पावर है। ठीक है। इसके अलावा जी द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश थ्रू कोवर्ट मीन्स। प्रमोशन हुई है इंग्लिश की जी बहुत सारे ज़राए के ज़रिए जो कि हम जानते हैं और जो नहीं भी जानते। ठीक है। एक तो ये कॉलोनियल स्प्रेड की वजह से बहुत उसकी हुई है ना प्रमोशन। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। इसके वजह से एक अनइक्वालिटी भी आ गई है पावर में भी और रिसोर्सेज में भी। जैसे कि एलिटिस्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश में और उनको ही ज़्यादा मौके दिए जाते हैं इस बेस पे। तो एक ये इनइक्वालिटी ही है ना। ठीक है। अब जी एक्सरसाइजिंग कंट्रोल थ्रू लैंग्वेज। कंट्रोल करना लोगों को, चीज़ों को थ्रू लैंग्वेज, वो कैसे है? ये अब इंग्लिश की वजह से कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो उन्होंने बताया है डिस्प्लेसिंग नेटिव लैंग्वेजेस। तो जी क्या हुआ है डिस्प्लेसिंग नेटिव लैंग्वेजेस? इंग्लिश ने क्या किया है? डिस्प्लेस कर दिया है लोगों की नेटिव लैंग्वेजेस को, उनकी नेटिव लैंग्वेजेस की जगह ले ली है। लोग अब इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा प्लांटिंग द लैंग्वेज ऑफ एम्पायर इन अ न्यू प्लेस। ये जो जहाँ पे भी कॉलोनियलिज्म हुआ उन्होंने जाके अपनी लैंग्वेज वहाँ पे प्लांट की, वहाँ पे रखी कि हाँ ये लैंग्वेज हमारी है, हम यही बोलेंगे, ये जिसको सीखनी है सीखे, नहीं सीखनी तो जाए। ठीक है। इन्होंने दूसरों पे थोपी है अपनी लैंग्वेज। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी इंग्लिश बनी है उनको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने अपनी जो मेन वैरायटी है, जो जिसे कहते हैं ना मॉडल, ब्रिटिश मॉडल, अमेरिकन मॉडल और ये इस तरह के अपने अपने ऑस्ट्रेलियन मॉडल्स, इन लोगों को ऊपर रखा है और दूसरी लोकल इंग्लिश को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो एक तरह का एक कंट्रोल ही कर रहे हैं ना वो कि हाँ जी ये हमारी है और आपकी जो है वो तो कोई काम की ही नहीं है। इसके अलावा इंस्टॉलिंग द लैंग्वेज ऑफ द इम्पीरियल पावर्स एज द स्टैंडर्ड। अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें स्टैंडर्ड करार दे दिया है, उन्हें स्टैंडर्डाइज़ कर दिया है पूरे जहान में कि हाँ जी ये सीखें, ये स्टैंडर्डाइज है और आपकी जो है वो तो किसी खाते में नहीं है। तो ये एक कंट्रोल ही वो कर रहे हैं। अब जी जेंडरिंग लैंग्वेज एज अ वे ऑफ, लैंग्वेज को जेंडराइज कर दिया है कि लैंग्वेज के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं, मतलब लैंग्वेज के ज़रिए हम अपनी सोसाइटी की रियलिटीज़ को
डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये इसका सिंपल है। तो जी जेंडरिंग लैंग्वेज एज अ वे ऑफ परपेचुएटिंग पावर हायरार्कीज़, लैंग्वेज के ज़रिए हम अपनी जो पावर हायरार्कीज़ हैं कि ये बंदा पावर में है, ये बंदा हमसे ऊपर है, ये बंदा हमसे नीचे है, इससे हमने ऐसे बात करनी है, इससे वैसे बात करनी है, इसके ज़रिए हम ये चीज़ें जानते हैं और ये चीज़ें बरकरार रहती हैं लैंग्वेज की वजह से। और क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू सर्टेन टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, और इसकी वजह से इनइक्वालिटी भी फैलती है सोसाइटी में। ये आगे मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। टॉपिक नंबर 200, वर्ल्ड इंग्लिशेस जेंडर एंड पावर टू। अब जी ये वही बात है कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन सोशल लाइफ, उनका क्या कहना है। ये एशकॉफ हैं, एशकॉफ सिटेड इन कचरू। तो इन्होंने क्या कहा, लैंग्वेज प्रोवाइड्स द टर्म बाय विच रियलिटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। आपकी जो सोसाइटी में जो रियलिटीज़ हैं, ये काला है, ये सफ़ेद है, ये काला होगा तो ये ज़रूर कोई बुरे काम करता होगा, ये सफ़ेद है तो ये बहुत अच्छा होगा, दिल का भी बहुत साफ़ होगा, ये अमीर घराने का है तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह की जो रियलिटीज़ हैं वो आपकी लैंग्वेज की वजह से ही बनी है ना। मुंह से बोलते हैं कुछ तो ही होता है ना, कुछ दो ही अगले के दिमाग में घंटियाँ बजती हैं ना, या आपके दिमाग में घंटियाँ बजती हैं किसी की बात सुन के। तो ये उन्होंने यही बात कही है। अब जी जेंडर एंड लैंग्वेज को उन्होंने कह दिया है। जेंडर और लैंग्वेज क्या है कि आपकी लैंग्वेज के ही ज़रिए हमें पता लगता है ना कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़की का ये रोल है सोसाइटी में, लड़के का ये रोल है सोसाइटी में, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। तो आपकी लैंग्वेज और जेंडर को उन्होंने इस तरह करके डिफ़ाइन कर दिया कि आपकी लैंग्वेज की वजह से ही ये जेंडर पता लगते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। अब जी उन्होंने आगे एक हिस्ट्री बता दी हुई है कि कौन से दौर में क्या क्या नोशन आया इस हवाले से, जेंडर के हवाले से। 1970 में ये नोशन आया जेंडर स्टडीज़ में, एफर्ट मेड्स टू एक्सपोज जेंडर बायस, के जो जेंडर बायस हैं इनके जो मतलब ये जो जेंडर रोल्स होते हैं इनके हवाले से जो होते हैं रियलिटीज़ वो एक्सपोज हुई। मतलब लड़का होगा तो उसके क्या रोल्स होंगे सोसाइटी में, लड़की होगी तो उसके क्या रोल्स होंगे, वो क्या सर अंजाम देगी सोसाइटी में काम, लड़के क्या काम सर अंजाम देंगे। ये जेंडर बायस जो हैं ये एक्सपोज हुए। 1980 और 1990 में क्या कहा गया, द नोशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी रिप्लेस्ड बाय द पावर बेस्ड व्यू, कि ये जो आपने जेंडर इनइक्वालिटी कर दी हुई है ना कि लड़के ऊपर हैं, लड़के डोमिनेंट हैं और लड़कियां ऐसे नीचे हैं, इसको आप ख़त्म कर दें और इसको रिप्लेस कर दिया गया पावर बेस्ड व्यू से। किस पावर बेस्ड व्यू से कैसे उन्होंने किया कि उनका कहना था वुमेन लैंग्वेज वाज अ रिजल्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पावर रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड मैन, कि उनका कहना है ये जेंडर की बेस पे नहीं है, ये जी पावर की बेस पे होती है आपकी लैंग्वेज, के लड़के जो हैं वो पावर में है, जो मेल है वो पावर में है आपकी सोसाइटी में। तो ऑब्वियसली जो लड़कियां होंगी वो फिर महकूम होंगी, वो फिर उसी तरह से लैंग्वेज बोलेंगी। ठीक है, तो ये आपकी पावर की बेस पे लैंग्वेज है, ये जेंडर की बेस पे लैंग्वेज नहीं है कि नहीं वो लड़का है तो वो ऐसे बोलेगा, वो लड़की है तो वो ऐसी बोलेगी। ना ना ना, ये पावर की बेस पे है। ठीक है, फिर 1980 और 1990 में ये था कि पावर एज अ कमोडिटी शेयर्ड बिटवीन जेंडर्स। वही बात पहले वाली वही है कि पावर जो है वो एक कमोडिटी है जो कि जेंडर्स में पाई जाती है। मतलब लड़की अगर पैसे वाली होगी ना तो लड़का ज़रा खिंच के रहेगा ठीक है, और अगर लड़का ज़रा पैसे वाला होगा ना तो लड़की होके रहेगी। ठीक है, तो ना उनका कहना ये जो पावर है ना ये मेन चीज़ है। ठीक है, अब जी कॉन्टेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स क्या हैं इन स्टडीज़ में, जेंडर स्टडीज़ में आजकल, इसका ये है कि मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़ में कैसे जेंडर क्या रोल्स हैं, कि लैंग्वेज क्या अक्सर अंजाम दे रही है जेंडर रोल्स बयान करने में। पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट है जी, डिक्लोसिक लिंग्विस्टिक सिचुएशन है, ये बस फजूल सी एक चीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो तो उनका कहना है जो फीमेल्स एंड मेलनेस जो आपने बना छोड़ी है अपने सोसाइटी में, ये आपकी सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं,
ये आपकी अपनी ही सोसाइटी के बनाए हुए कंस्ट्रक्शंस हैं कि अच्छा ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है तो इसका ये काम होगा, ये फीमेल है तो ये मतलब ये मेल है तो ये ऐसे बैठेगा, वो फीमेल है तो वो ऐसे बैठेगी। ठीक है, ये इस तरह जो चीज़ें की हुई हैं ना, ये आपने खुद का आपकी सोशल कंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा लैंग्वेज हेल्पिंग टू कॉन्स्टिट्यूट जेंडर इन ग्लोबल एंड लोकल मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। वही पहले वाली बात करें कि आपकी लैंग्वेज जो है वो आपका मेन है, जिसकी वजह से आप अपने जेंडर बना पाते हैं कि ग्लोबली भी और मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में भी। हर तरह के सोसाइटी में आपकी लैंग्वेज का ही सारा कसूर है बस। टॉपिक नंबर 201 वर्ल्ड इंग्लिशेस जेंडर एंड पावर पार्ट 3। अब जी जेंडर एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस में आ जाए जी। ये जो मुख्तलिफ वर्ल्ड इंग्लिशेस हैं, वर्ल्ड के ये जो इंग्लिश वेराइटीज़ हैं, इसमें क्या जेंडर है, जेंडर को कैसे इसमें बयान किया जाता है। द इक्वल एक्सरसाइज ऑफ पावर इज़ एक्सप्लोर्ड बाय एग्जामिनिंग बाइलिंगुअल वुमेन्स रिलेशनशिप्स टू इंग्लिश इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। उनका कहना है कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक वुमेन जो बाइलिंगुअल है, जिसे इंग्लिश आती है और जिसे अपनी ज़ुबान भी आती है, वो जी इक्वल है समझी जाती है पावर में। मतलब कि उसके पास एक तरह की पावर मौजूद होती है कि वो अपने हालात बेहतर कर सकती है और वो डोमिनेंट हो सकती है, उन्होंने ये कहा। ठीक है, जिसका रिलेशनशिप हो इंग्लिश से। ठीक है, ये जी उन्होंने कहा कि इस वजह से ये वर्ल्ड इंग्लिशेस में वुमेन जेंडर का ये भी एक पहलू है। तो जी वुमेन एक्सेस टू द डोमिनेंट लैंग्वेजेस इज अफेक्टेड बाय वेरियस प्रेशर्स। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जिनकी वजह से इसे वुमेन्स एक्सेस कर पाती हैं डोमिनेंट लैंग्वेज पे। वो कौन से प्रेशर्स होते हैं? एक तो इकोनॉमिक है, वो तो सबको ही प्रेशर है ना, इस पे तो सबको ही प्रेशर है। इकोनॉमिक प्रेशर होता है, जेंडर प्रेशर होता है, फेमिलियल प्रेशर होता है। जेंडर प्रेशर में क्या होता है कि वो अपना जो है स्टेटस, जेंडर रोल बेहतर करने के लिए वो लैंग्वेज सीखती है। ठीक है, एक ये कि फेमिलियल मतलब कि वो उसके ख़ानदान में या उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो होते हैं उसमें वो लैंग्वेज आम होती है, इस वजह से वो सीख जाती है। ठीक है, तो इस वजह से एक्सेस हो पाती है। 3 रीज़न्स। ठीक है, इसके अलावा जेंडर एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब जी उनका कहना है कि जो वर्ल्ड इंग्लिशेस में जेंडर का रोल है उसमें वुमेन क्या करती है। वुमेन्स रोल इन द मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मदर टंग के मुख्तलिफ इंग्लिश की वेराइटीज़ बनाने में वुमेन का ये रोल है कि वुमेन ज़्यादातर ज़िम्मेदार समझी जाती है अपनी नेटिव लैंग्वेज को डिस्प्लेस करने में, मार्जिनलाइज्ड करने में। ठीक है, वो ज़्यादा इंग्लिश अडॉप्ट करने की तरफ उसका ध्यान होता है। वो ज़्यादा देखी गई हैं इंग्लिश को अडॉप्ट करने में, इंग्लिश को बोलने में और अपनी लैंग्वेज को साइड पे करने में। इसके अलावा जी उनका क्या है, वुमेन इन देयर सोशल रोल्स रीशेप द लिंग्विस्टिक फेस ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़। वुमेन्स जो होती हैं ज़्यादा देखी गई हैं लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, लैंग्वेज को शेप करते हुए, मतलब कि वो लैंग्वेज बहुत यूज़ करती हैं, इंग्लिश बहुत यूज़ करती हैं। अगर उन्हें आती हो तो वो बहुत यूज़ करना पसंद करती हैं, उसे शेप करना पसंद करती हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में। ठीक है, एक्ट मोर फेवरेबली टूवर्ड प्रेस्टिजियस लैंग्वेजेस एंड वेराइटीज़। हाँ जी, वही बात आ गई कि वो ज़्यादा उसकी तरफ रुझान होता है कि वो उसे सीखें, उसे बोलें, प्रेस्टिजियस लैंग्वेज को। ठीक है, इसके अलावा वुमेन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ बीइंग मल्टीलिंगुअल इन इंग्लिश एंड लोकल इन लैंग्वेजेस। वुमेन जो होती है, औरत जो होती है, वो ज़्यादा इस चीज़ को अच्छा समझती है, बेहतर समझती है कि हाँ मैं ये लैंग्वेज सीखूंगी, ये डोमिनेंट लैंग्वेज है, इसे सीखूंगी तो मेरा मतलब ये सोशल रोल मेरा अच्छा हो सकता है, मेरा सोशल स्टेटस अच्छा हो सकता है। वो इस इम्पोर्टेंस को समझती है और उससे फ़ायदा लेना उसे पसंद है। ठीक है, इंक्रीज़ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन। इसकी वजह से, इस लैंग्वेज को सीखने की वजह से वो अपने बच्चों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर कर सकती है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकती है। इन्हेंस देयर सेल्फ इमेज, अपनी सेल्फ इमेज को वो बढ़ा सकती है इंग्लिश को सीख के। गेन सोशल स्टेटस थ्रू लिंग्विस्टिक मीन्स,
हाँ जी, वही बातें जो मैं आपको कह चुकी हूँ। सोशल स्टेटस आता है इंग्लिश को सीखने तो वो सीखने से तो वो फिर ये सीखती है। इंक्रीज पावर, के वो पावर में ऊपर हो, उसको एक इज़्ज़त मिले, उसको एक कुछ समझा जाए। कंस्ट्रक्ट अ न्यू मोर पावरफुल आइडेंटिटी थ्रू यूज़ ऑफ लैंग्वेज। Influence the choice of language by increasing the formal and functional ranges of English for wider communication। ये सारी बातें मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। टॉपिक नंबर 202, बाइलिंगुअल वुमेन्स क्रिएटिविटी। अब जी ये जो वुमेन है, ये जो औरत है जिसे जो बाइलिंगुअल है, जिसे इंग्लिश भी आती है और अपनी लोकल लैंग्वेज भी आती है, वो क्या क्रिएटिविटी करती है। सोशल डायमेंशंस में आ जाए दी, ये क्या क्रिएटिविटी होती है। व्यूज़ द प्रोसेस ऑफ creativity as acculturation and nativization of the use of English in the outer circle। इस नोशन में, सोशो लिंग्विस्ट डायमेंशन में ये समझा जाता है कि ये जो आपने अपनी एक लोकल लैंग्वेज बना ली हुई है ना, इसे आप यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कि इसे क्रिएटिविटी समझा जाता है कि आप एक क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आप इंग्लिश को अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं, अपने वर्ड बीच में डाल रहे हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में, डिक्लॉसिक सिचुएशन में उसे यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे किसी में आप हाई इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे लो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे आप अपनी लोकल वर्ड्स बीच में डाल रहे हैं। तो इस तरह का आप जो काम कर रहे हैं ना, वो क्रिएटिविटी है। सिंपल, ये इस पूरे में इतना मुश्किल करके बताया है, तो ये सोशल लिंग्विस्टिक डायमेंशन में ये है। पोलाइटनेस एंड जेंडर आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इंग्लिश को ना पोलाइट लैंग्वेज समझा जाता है और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज समझा जाता है, ठीक है। और फीमेल्स जो होती हैं वो इंग्लिश को ज़्यादा यूज़ करती हैं मेल्स से, तो ये आपने MCQs याद रखने हैं। और जी वुमेंस को ही कंसीडर किया जाता है ज़्यादा पोलाइट, मतलब कि वो ज़्यादा पोलाइट होती हैं मेल्स से, ठीक है। वुमेन एंड इंग्लिश, अब वुमेन एंड इंग्लिश में क्या आ जाता है। बाइलिंगुअल वुमेन मेक लैंग्वेज चॉइसेस टू मीट द नीड्स ऑफ देयर स्पीच कम्युनिटी। ये जो ऊपर बातें हो चुकी हैं, ये वही है कि वो इंग्लिश सीखती हैं तो वो क्या उससे करती हैं, वो अपने जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की उसे पूरा करने के लिए ये लैंग्वेज सीखती हैं। मीट द नीड्स ऑफ देयर स्पीच कम्युनिटी, कि जिस कम्युनिटी में वो रह रही हैं उसकी वो लैंग्वेज सीखें। अगर वो इंग्लिश है, उसकी वो लैंग्वेज सीखें, उसके ज़रिए वो अपना सोशल स्टेटस बेहतर करें। इंश्योर बेटर फ्यूचर फॉर देम सेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन वर्ल्ड कम्युनिटीज़। इसके अलावा वो ये जो इंग्लिश का स्टेटस है उसे तो स्ट्रेंथन कर ही रही हैं। जाहिर सी बात है, वो बोल रही हैं, एक अहम किरदार अदा कर रही हैं इंग्लिश को स्प्रेड करने में, उसे उसकी और वैरायटी बनाने में, क्रिएटिविटी कर रही हैं उसमें, तो इंग्लिश को ही बेसिकली फ़ायदा हो रहा है ना। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग बाइलिंगुअल वुमेन आर कंसीडर्ड एज इनोवेटर्स ऑफ लैंग्वेज चेंज। ये आपने MCQs याद रखना है कि जो बाइलिंगुअल वुमेन है इंग्लिश स्पीकिंग की, इन्हें इनोवेटर समझा जाता है कि इनके ज़रिए बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं लैंग्वेज में। ये नई नई चीज़ें बोलती रहती हैं और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। एडवांसिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश हेल्प इट टू गेन एक्सेप्टेंस एंड इम्पोर्टेंस अलॉन्ग विद रीजनल डायलैक्ट, प्ले अ की रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंग्लिश इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड इन कंस्ट्रक्टिंग न्यू आइडेंटिटी। ऊपर जो बातें हो चुकी हैं उन्हीं को उन्होंने बार बार दोहराया। मुझे नहीं समझ आता इन लोगों ने खाम में चैप्टर्स को खींचा हुआ है और चैप्टर्स इतने ज़्यादा बनाए हुए हैं, खाम में इतना सिलेबस बनाया हुआ है, एक ही बात को रोलना है। टॉपिक नंबर 203, जेंडर एंड बाइलिंगुअल राइटिंग। अब जी पहले बाइलिंगुअल क्रिएटिविटी थी कि वो मुख्तलिफ अपने वर्ड्स बीट में डाल के क्रिएटिविटी करती थी। अब जी बाइलिंगुअल राइटिंग की तरफ आ जाए, जेंडर एंड बाइलिंगुअल राइटिंग। जेंडर डिफरेंसेस इन वर्ल्ड इंग्लिशेस, जेंडर फंक्शनिंग एज अ मीन्स ऑफ शेपिंग लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। मतलब कि आपकी इंग्लिशेस, ये जो मुख्तलिफ इंग्लिशेस बनी हैं उनमें जेंडर डिफरेंसेस कैसे पता लगते हैं कि मेल्स कैसे बोलते हैं, फीमेल्स कैसे बोलती हैं, वो कैसे उनके बिहेवियर होते हैं बोलते वक्त, फीमेल्स के कैसे बोलते वक्त बिहेवियर होते हैं, ये सारे डिफरेंसेस में आ जाता है बस, ठीक है। तो इसके ज़रिए उन्होंने कहा हमें बहुत सारी ना लैंग्वेज के मुख्तलिफ पहलू या एक दूसरे से मुखालिफ पहलू हमें पता लगते हैं, बस एक ही बात को पता नहीं क्या करना है।
इसके अलावा जी जब आप बोलते हैं, जब कोई मेल किसी सोसाइटी में बोलता है, जब किसी फीमेल किसी सोसाइटी में बोलती है, तो हम उसके उसके बोलने के अंदाज से उसके सोशल बैकग्राउंड का पता लगा सकते हैं। ये बहुत बोरिंग है कसम से। हाँ जी, वही बात है। डिफरेंस इन द यूज़ ऑफ स्पीच एक्ट्स बाय वुमेन एंड मैन आर ऑब्जर्वेबल अमंग वेराइटीज़ ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। कि जी वुमेन के बोलने के क्या तरीक़ेकार हैं, मैन के बोलने के क्या तरीक़ेकार हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखना है। बाइलिंगुअल क्रिएटिविटी इंक्लूड्स जेंडर एज एन एसेंशियल एक्सपोनेंट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। इसे जी जेंडर के हवाले से जेंडर को एसेंशियल एक्सपोनेंट समझा जाता है वर्ल्ड इंग्लिशेस में, कि ज़्यादातर क्रिएटिविटी इनकी वजह से ही हो रही है। नेटिवाइजेशन ऑफ जेंडर इन बाइलिंगुअल राइटिंग। अब जी लिखने के हवाले से ये जो बाइलिंगुअल राइटर्स हैं हमारे, जिनको इंग्लिश भी आती है और हमारी उर्दू भी आती है, और ये इंग्लिश में अपने जो राइटिंग्स करते हैं, ये क्या होती है इनकी क्रिएटिविटी लिखने में। तो जी उनका कहना है एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ मोस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग नेटिवाइजिंग ऑफ जेंडर। हमें अपने राइटिंग्स में इनकी जो इन्होंने जो अपनी इंग्लिश को नेटिवाइज़ किया है, हमें कैसे पता लगता है जेंडर के हवाले से। तो कुछ सर्टन चीज़ें होती हैं जिसकी बिना पे हमें पता लगता है। फॉर्म्स ऑफ एड्रेस एंड रेफरेंस। जो फीमेल होती है वो कैसे मेल को एड्रेस करती है, मेल कैसे फीमेल को एड्रेस करते हैं, हमें इसकी बिना पे पता लगता है। ठीक है। अब जैसे फीमेल्स क्या हमारी सोसाइटी में कैसे बुलाती हैं, आप कह के बुलाती हैं। वो मेल्स का ये समझा जाता है वो ज़्यादा तुम कह के बुलाते हैं। ठीक है। अब्यूज़ एंड इंसल्ट्स वो कौन ज़्यादा करता है, मेल्स ज़्यादा करते हैं। इनडायरेक्टनेस कौन ज़्यादा करती है, वो वुमेन ज़्यादा करती है। जो वुमेन ज़्यादा इनडायरेक्ट बातें करती है, मेल ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं। पोलाइटनेस पैटर्न्स, ये पोलाइटनेस जो है वाले से वुमेन्स को कंसीडर किया जाता है कि वुमेन ज़्यादा पोलाइट होती है मेल्स की बिना पे। ठीक है, बनिस्बत सॉरी। तो इन चीज़ों की बिना पे हम ये देखते हैं कि कैसे नेटिवाइज किया है जेंडर को इन बाइलिंगुअल राइटर्स ने। क्या फजूल है। नेटिवाइजेशन ऑफ जेंडर इन बाइलिंगुअल राइटिंग्स। इस पूरे टॉपिक में उन्होंने यही कहा है कि जब इंग्लिश राइटर्स अपनी इंग्लिश को, अपनी नेटिवाइज इंग्लिश को राइटर्स में लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, तो इसमें वो हर तरह से अपने कल्चर को बयान कर रहे होते हैं। अब उन्होंने अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जेंडर को लिखना है, उन्होंने अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो स्टोरी लिखनी है बस। और इसमें कोई ख़ास नहीं है, एक ही बात को दोहराई जा रहे हैं। पता नहीं कितने लाइंस इन्होंने डालनी है एक ही बात को बयान करते हुए। एक पूरे टॉपिक की सिर्फ एक बात मैंने आपको बता दी है कि बस उसने अपने सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है उस राइटर में, बस उसमें जो उसके जेंडर का रोल होगा वो उसी हवाले से लिखेगा। टॉपिक नंबर 204 जेंडर एंड लैंग्वेज यूज़। अब जी जेंडर मुख्तलिफ मेल और फीमेल कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डिफरेंस इन लैंग्वेज यूज़ अक्रॉस जेंडर्स। वो ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। उनका कहना है वुमेन आर बिलीव टू बी मोर सेंसिटिव टू प्रेस्टीज फॉर्म ऑफ स्पीच। वही पहले वाली बात कि वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा कंसीडर करती हैं, ज़्यादा प्रेफर करती हैं प्रेस्टीज वैरायटी को, प्रेस्टीज फॉर्म्स को इस्तेमाल करने में इन लैंग्वेज। ठीक है। इसके अलावा वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं, मतलब कि ज़्यादा स्टाइलिस्टिक जो होती हैं फॉर्म्स या वेरिएशंस लैंग्वेज में वो ज़्यादा यूज़ करती हैं। वुमेन शो मोर स्टाइलिस्टिक वेरिएशन दैन मैन इन मोर फॉर्मल स्पीच सिचुएशन। ठीक हो गया। इसके अलावा उनका कहना है जब एक टीनेज बॉय जो होता है वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ज़्यादा यूज़ करता है, जबकि ये देखा गया है कि जो टीनेज गर्ल होती है वो कम इस्तेमाल करती है नॉन स्टैंडर्ड। वो ज़्यादातर उस तरफ नहीं जाती, वो उसके लैंग्वेज ज़्यादा स्टैंडर्डाइज समझी गई है, देखी गई है। इसके अलावा ये देखें जी उनका कहना है जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ आ जाती है, उनको ये रियलाइज़ हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है एन अवेयरनेस ऑफ द नीड टू फिट इन एंड कन्फर्म टू सोशल नॉर्म्स। कि जी हमें ये काम हम करना ही करना है,
कि ये सोशल नॉर्म्स हैं, ये उनकी सोसाइटी है, ये उनके सोशल नॉर्म्स हैं, हमें इसी के मुताबिक चलना है, बस जी हमें इसके अंदर फिट होना है किसी तरह। जब से जैसे बॉयज़ बड़े होते हैं वो क्या होता है, उनके अंदर एक सेल्फ असर्शन का होता है कि अपना आप मनवाने का उनके अंदर एक होता है। इसके अलावा उनको अ नीड टू एक्सप्रेस देयर टफनेस एंड अनविलिंगनेस टू बी डिक्टेटेड। उनके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता कि उनको कोई डिक्टेट करे तो वो इसे ऐਵੇਂ ही रख लें। वो पसंद नहीं करते कि उन्हें कोई डिक्टेट करे, उन्हें कोई गाइड करे। क्या फजूल बातें लिखी हुई हैं। ये फिर से वही एमसीक्यूज़ है, ये टोटली एमसीक्यूज़ है कि जी ये जैसे जैसे फीमेल जो होती हैं वो अपनी टीनेज में जाती हैं, वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को नहीं यूज़ करती, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म को यूज़ करती हैं, ठीक है। जबकि मेल एडोलेसेंट्स जो होते हैं, मेल टीनेजर्स जो होते हैं, वो या तो उन थोड़ी सी मतलब क्या उनकी लैंग्वेज सही होती है, या तो बिल्कुल ही उनकी नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है वो चलती है, वो नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।